क्या सरकार की तैयारी नहीं है इस संकट से निपटने के लिए, और यह संकट आम आदमी पर बोझ लेकर आएगा? यह बड़ा सवाल है ऑपोजिशन का। इसका जवाब क्या है? शुरुआत के 50 सेकंड आपको। सरकार की तैयारी ऐसे किसी भी संभावित संकट के लिए कितनी पुरानी थी, मैं उदाहरण के लिए देना चाहता हूं। भारत में अब रेलवेज का 100% लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो कम से कम आज रेलवे के लिए डीजल की जरूरत नहीं है। याद दिलाना चाहता हूं 1991 में जब कुवैत और इराक की लड़ाई हुई थी, खाड़ी संकट आया था, इतना भयानक संकट हुआ था कि आधी ट्रेनें लगभग बंद हो गई थी। आइए, आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 20% एथेनॉल का यूज पेट्रोलियम में हमने करने में सफलता हासिल कर ली है, यानी 20% हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर कम हो गई है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर दूरगामी, यानी ऐसा कोई संकट संभावित भी जब नहीं था तो सरकार ने प्लानिंग की थी। तीसरा, आप देखिए ऊर्जा की आवश्यकता में हमारी 50% इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी से है, वो हमने 2025 में अटेन कर लिया था। आप सोचिए कि ये परिस्थितियां नहीं होती तो क्या होता। उसके बावजूद ये बताया है कि पिछले कुछ दिनों में भी निरंतर स्थिति क्या रही है। 14 में 11 करोड़ लोगों के पास गैस के सिलेंडर थे, आज 36 करोड़ लोगों के पास है। इसके बावजूद स्थिति यह है कि एलपीजी की सप्लाई को भी सरकार ने कहीं बेहतर नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। और फिर भी किसी को शक और शुबा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पूरब दिशा में जितने देश हैं वहां क्या परिस्थिति हुई है आप देख लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक, सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद। और इसके बाद स्कूटर को 2 लीटर, यानी 2 व्हीलर को 2 लीटर और गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा मुझे लगता है। और आधे लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे सरकारी कर्मचारियों में। मुझे लगता है उन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में, आज भी उन्होंने कहा 41 देशों से एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने की प्रक्रिया चल रही है इस समय, यानी डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू लेकर। जो कुछ शांति समाधान के लिए चल रहा है वो अपनी जगह है। एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है, मगर एक तथ्य जो रखा गया वो भी विचारणीय है कि मात्र 2 दिन के अंदर एलपीजी बुकिंग में 94% की बढ़ोतरी हुई, यानी 2 दिन के अंदर दुगनी हो गई एलपीजी की बुकिंग। यह निश्चित रूप से एक विपक्ष के सांसद ने ओपनली बोला था, भाई जितनी एलपीजी ले सको उतनी ले लो, आगे संकट आने वाला है। ये जो आशंका, भ्रम पैदा कर कर परिस्थितियां उत्पन्न की गई। और यह भी एक सत्य है कि ऐसे ऐसे लोग जो जमाखोरी में पकड़े गए, जैसे उत्तर प्रदेश में ही संभल में एक अब्दुल रेहान पकड़ा गया, इसके पास 55 सिलेंडर थे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुशलता से, दूरदर्शिता से भारत आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी आदत के अनुसार इन परिस्थितियों में भी किस प्रकार से अपने राजनीतिक हित साध सके, राष्ट्रीय हितों पर आघात करके, तो ऐसे एक निंदनीय प्रयास में संलिप्त दिख रहा है। ओके, क्या मैं आपके पास आता हूं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, क्या आप कंफ्यूजन को बढ़ाना चाहते हैं या कंफ्यूजन को सॉल्व करना चाहते हैं? मैं अभी कुछ देर पहले पवन खेड़ा साहब को सुन रहा था, उन्होंने बाइट दी है, सरकार की विदेश नीति इतनी ढूलमुल नहीं होती तो भारत को नुकसान से बच सकता था। हम नरेंद्र मोदी से कभी नहीं कहेंगे कि आप ईरान की तरफ झुक जाइए, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि सीधा खड़े रहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से सीधे कहना चाहिए था कि ये जंग गैर कानूनी है। यानी हम ईरान से भी बैक चैनल से बातचीत कर रहे हैं, हम इजराइल से भी कह रहे हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत बचाव कर सकता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, पोलैंड कह रहा है। डू यू थिंक वी आर इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन? लेकिन ऑपोजिशन कंफ्यूजन ऐड करना चाहता है। हेलो जी भगत साहब। हाँ, मैं अभी एक चीज मैं बोल रहा था। मैं अभी उनका सुधांशु जी की बात सुन रहा था। मैं तुलनात्मक बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत क्या है? करीब 89 करोड़ लीटर पर डे हमारा खपत है, और यह हमारे पास, और प्रतिदिन जैसे सनराइज हुआ, करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए के हम वहां पे तेल हम प्रतिदिन खरीदते हैं, या धुएं में उड़ जाता है, ये जो कह लीजिए। हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? हमारा स्टोरेज कैपेसिटी 533 मिलियन है, 8 से 9 दिन के लिए है। गैस का 2 से 3 दिन है।
तो ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बारे हम करें, ये अलग बात है। हमारे सरकार कर रही है, सब नियंत्रण में है, लेकिन तेल, महंगाई, सुरक्षा पर कोई स्पष्ट नीति जो होनी चाहिए वो नीति नहीं है। आपने क्या किया, माइलस्टोन की बात की लेकिन रोड नहीं है। ओके, पर की किस बात तरह की की, लेकिन रोड नहीं है। मेरा सांसद साहब आपसे गुजारिश है, किस तरह की स्पष्ट नीति चाहिए? आप कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किस तरह की स्पष्ट नीति चाहिए? भारत सरकार की स्पष्ट नीति है, उन्होंने तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, इंडिया में सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, अमेरिका, यूके हर जगह बढ़े हैं, अमेरिका में $5 तक बढ़े हैं, जर्मनी में बढ़े हैं, स्पेन में बढ़े हैं। इसलिए हाँ मैं आ रहा हूं ऐसा अमीश जी, अभी चुनाव है ना, तो चुनाव में सरकार बहुत ज्यादा वेलफेयर जितने मेजर्स हैं उसके प्रति लगता है हम वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं। चुनाव के बाद जो हालात है, मैंने इसलिए कहा ना कि 89 करोड़ लीटर पर डे का हमारे कंजम्पशन है, और हमारे दो चीज है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। लेकिन देखिए जो चीज करी नहीं, सुखदेव भगत जी कितना इंटरेस्टिंग है, जो चीज अच्छी करी उसमें कह रहे हो चुनाव की वजह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो एलपीजी की कीमत क्यों बढ़ा दी? एलपीजी की कीमत तो 60 रुपए बढ़ा दी, वहां पे भी तो चुनाव है। क्या एलपीजी में तो ज्यादा इंपैक्ट आता है, पेट्रोल से ज्यादा एलपीजी पे इंपैक्ट आता है? देखिए ये इसलिए ये तो आप ही बात कह के फंस गए। ईरान के सुनिए, ईरान के मिसाइल से या इसके इजराइल के मिसाइल से जरूर आग जल रही है, लेकिन हमारे भारत के रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा, आग नहीं जल रही है। ये ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी बात, एक बात करें, आपने कहा 3,75,000 को हमें वहां से ले आए, लेकिन उनके रोजगार के क्या आपने कोई रोड मैप दिया? क्या कोई संसद में इवैक्यूएशन रोड मैप के बारे में आपने कुछ बताया? यू हैव अ वैलिड पॉइंट। आपका एक लेजिटिमेट सवाल है कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। लेकिन मैं ब्रॉडर पिक्चर के लिए बता दूं, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुनाइट, क्योंकि आज हम एक सार्थक चर्चा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आरोप प्रत्यारोप सिर्फ हो, जवाब भी आए। ओके, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्लाई, एक पॉइंटेड सवाल है, रोड मैप क्या है? और आप इलेक्शन के कारण आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई, यह आरोप है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी, स्टिक टू टाइम लिमिट, 50 सेकेंड्स। बिल्कुल। पहली बात, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत और चीन के जहाज जा रहे हैं। चीन तो 80% तेल लेता था ईरान से, हम तो ना के बराबर लेते थे। इसके बावजूद चीन के अलावा सिर्फ हमारे जहाजों को जाने दे रहा है, फिर भी इनको डिप्लोमेसी में कोई भारत की कुशलता नजर नहीं आ रही। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट। एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है। एकमात्र प्रोडक्ट है जिसमें राज्य का कर अलग है और केंद्र का कर अलग है, और आज की डेट में कोई सब्सिडी देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। केंद्र या राज्य सरकार के पास एक ही अधिकार है कि वो अपना टैक्स कम कर सके। तो जो लोग आज हैं, ऐसा नहीं कि सब अपोजिशन में सत्ता में हैं। महुआ मांझी जी बैठी, इनकी पार्टी झारखंड में सत्ता में है, मित्तल साहब बैठे हैं, ये पंजाब में है, सुखदेव भगत जी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में। मैं पूछना चाहता हूं, जनता का जो दर्द आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए अपने राज्यों में कितना एक्साइज कम कर रहे हैं? ओके, अनाउंसमेंट बाय ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सुखदेव भगत, मैं आपका रुख करता हूं, लेकिन अभी महुआ मांझी भी है, अशोक मित्तल भी है। महुआ मांझी, आप अनाउंस करना चाहती है जेएमएम की सरकार जो टैक्स लगाती है वो टैक्स कम करेगी, जिससे पेट्रोल डीजल और सस्ता हो जाए। मेक अ अनाउंसमेंट, और इससे प्रेशर भी बढ़ेगा बीजेपी की सरकारों पर। देखिए, आप अनाउंस करिए अपने राज्य के अंदर। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसका बकाया पैसा दे ही नहीं रही है। हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए कि केंद्र सरकार हमारे हक अधिकार का पैसा नहीं दे रही है। 1,36,000 करोड़ जो कोयले की रॉयल्टी का बार बार चीख कर लोग मांग रहे हैं, वही दे दे, कम से कम उससे तो करे। मैया सामान दे रही है सरकार लोगों को, और जीएसटी में कितना घाटा हो रहा है। हर तरह से अपनी सरकार को, हमारे राज्य सरकार को कर्ज में डुबाने की तैयारी कर रखी है। और आप कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं देते हैं? वो जरूर देना चाहती है, क्यों नहीं देना चाहेगी? वो तो चाहती है कि हमारे राज्य का विकास हो, हमारे राज्य को नंबर 1 राज्य की बनाने की हर तैयारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार मदद करे, उनके बकाया पैसा उनको वापस करे। ये तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गए, मैं जनता की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गए। आपकी तो अपनी प्रॉब्लम चल रही है, आप कह रही है पहले हमें पैसे दे दो, फिर बाद में बात करते हैं जनता को राहत देने की। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अ क्विक रिप्लाई, क्योंकि सारे आपके ऑपोजिशन में, इसलिए क्विक रिप्लाई। एक ही पंक्ति में जो महुआ जी ने बोला उससे बहुत साफ हो गया कि इनको यह चाहिए कि केंद्र सरकार जब मदद करेगी केवल तभी ये जनता के
लिए कोई सहायता करेंगे। यानी इन्होंने तो हमें महिला हक सम्मान योजना अधिकार के का बारे में भी पैसा कह दे केंद्र दिया कि सरकार भाई वो और केंद्र से पैसा आएगा निश्चित तो रूप करेंगे। से और भी मतलब तमाम जनता तरह के की सामने योजनाएं एकदम हो रही हैं। स्पष्ट हो गया बिल्कुल। कि महुआ कोई जी, भी सुधांशु सरकारें जी, जहां राज्यों इनकी को- हैं राज्यों ये को अपनी सरकार कर्ज के में लिए डुबा कष्ट कर रख इनके रहे लिए हैं इंपॉर्टेंट और नहीं आप है। कह रहे हैं कि इनके लिए अपनी जनता सरकार का कष्ट से ज्यादा जरूर अपनी देगी, सरकार जरूर की देगी। सुविधा इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले केंद्र सरकार अपना अधिकार का पैसा तो वापस करे। सुधांशु जी, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उनके निर्धारित से अधिक दिया हुआ है। और महुआ जी ये जीएसटी में नहीं है। जो पेट्रोल डीजल एलपीजी का पैसा आता है ये केंद्र सरकार से नहीं आता है। आपको अलग अधिकार है। लगभग 33% टैक्स आप लेते हैं। तो जो 30% यानी अगर आप मानिए 97 रुपए का पेट्रोल है तो 30-35 रुपया उसमें से राज्य सरकार ओके, के you पास made your जाता point. है। और 30 के लगभग जी 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 बिल्कुल जी, हमारी जी। सरकार सब कुछ तैयारी करके रखी है, आने वाले दिनों में जरूर करेगी, ऐसे में पूरा लेकिन विश्वास है, लेकिन क्योंकि देखिए सब हमारी कुछ सरकार अपनी जनता को हर तरह की सुविधा दे रही है। मैं चाहे अरविंद केजरीवाल जी युवा को हो, सुन रहा था। महिला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्ग हो, कहा हर एक के लिए अलग अलग योजनाएं भी हैं। ओके ओके अरविंद, मैं आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं, फिर मैं दीपक वोरा भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, उनके पास भी चलूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सुधांशु त्रिवेदी ये है, मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला ये मुश्किल वक्त है, इसमें साथ खड़े होना चाहिए। क्या आपको लगता है देश का ऑपोजिशन साथ खड़ा है? क्योंकि कोविड में भी हमने देखा था, संकट का वक्त था, पूरा देश एक साथ आया था। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि देश जिस जिस चीज को पसंद करता है ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं करती है। अभी लेटली एक एग्जाम्पल है, धुरंधर फिल्म आई है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सब उसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। क्या करिएगा आप? ना देखिए, विपक्ष की फितरत क्या है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आज इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर चिंता है। मात्र 3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारा सबसे बड़ा सप्लायर पेट्रोलियम का कौन था? रशिया। डिफेंस का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया, ब्रह्मोस का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया। तो क्या बोल रहे थे? क्यों नहीं यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं? क्यों नहीं रशिया की आलोचना कर रहे हैं? क्यों नहीं रशिया के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं? गजब है साहब। आज तेल को लेकर ये कह रहे हैं ईरान के साथ होना चाहिए, तब तेल को लेकर रूस के खिलाफ होना चाहिए। अब आइए साहब, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है आज की डेट में? अमेरिका। $150 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता है, जिसमें $45 बिलियन हमारा सरप्लस है। उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आइए, इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई, गाजा पे क्या आंसू बहाए? गाजा से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था। इजराइल से डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में पूरा का पूरा सहयोग, इंस्ट्रूमेंट, और उसका हमारा सप्लायर था दीपक वोरा जी, उस विषय में ज्यादा बेहतर बताएंगे। उसके खिलाफ हो जाओ। यानी जहां जहां भारत की स्ट्रेंथ है उसके खिलाफ सुखदेव भगत जी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1 मिनट अमीश जी, अमीश जी, मैं 1 मिनट, हम लोग छात्र जीवन में थे 1991 में। 1 मिनट में पूरी बात कह लूं, 1 सेकेंड, 1 मिनट। 1991 में खाड़ी संकट आया था, सद्दाम हुसैन वाली लड़ाई, और उस समय मैंने कहा आधी ट्रेनें बंद हो गई। मैं क्योंकि सुधांशु जी की सरकार भयंकर रही किल्लत है, थी। मैं थोड़ा इन्हें बता दूं, दावे अब चुनौती से कहता हूं, क्या अटल जी अडवाणी जी का कोई बयान दिखाए 1991 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुखदेव भगत, सद्दाम हुसैन वाली रिजीम जब गिराई गई थी, जब तब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इंपैक्ट पड़ा था, क्या एलके अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी या स्वर्गीय अटल लेकिन बिहारी एक वाजपेयी ने कोई बात बोली थी क्या? रूट जो हमारा ईरान से हम ले रहे थे, अमेरिका के कहने पे इन्होंने बंद कर दिया हमारा, जबकि ट्रेड क्रेडिट भी हमें 60 डेज का मिलता था। तो जो अमेरिका जो ट्रंप कहे उसके अनुसार ये बातें करे। और आज स्थिति, मैंने क्या कहा, सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो हम आपको जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं, हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। और ये संकट ना, संकट सत्ताधारी दल का केवल नहीं है, संकट पूरे देश का है। जब पूरे देश का संकट है तो आज उस पर चर्चा हमारी होनी चाहिए, लेकिन आपने चर्चा भी नहीं की, इसलिए हमने कहा कि चर्चाएं भी होनी चाहिए। आप आए मन की बात की तरह अपनी बात बोल के चले गए। यहां स्थिति क्या है, ये तो आप जो जिस पे 90% हम उन पे डिपेंडेंट है, 90% डिपेंडेंट है। तो ये तो आत्मनिर्भर भारत ही नहीं है, ये तो आयात निर्भर भारत है। तो आयात निर्भर भारत पे हम दावा कैसे कर सकते हैं? तो भाषण तो आपने, इसलिए हमने कहा कि माइलस्टोन की बात आपने कही, लेकिन उस माइलस्टोन में रोड किधर है, रोड मैप किधर है? पूरी तरह कहीं गायब है। लेकिन मैं एक अच्छा एग्जांपल कोट हुआ, अशोक मित्तल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक अच्छा एग्जांपल कोट हुआ।